नमस्कार। रंगों का त्यौहार होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूरदर्शन परिवार की तरफ से, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबके जीवन में खुशी, प्रेम, उन्नति और प्रगति के रंग पूरे साल भर बहे रहें। जी हाँ, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आज होली के त्यौहार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली का त्यौहार आप बिल्कुल खुशी से मनाएं, रंगों से मनाएं, पर इसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार देखते हैं अपन और हर बार अखबार में भी न्यूज़ आती है कि इतने जने इमरजेंसी में पहुंचे, इतने जनों की प्रॉब्लम्स हो गई। और ख़ास तौर पे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो है स्किन को लेके, त्वचा को लेके, क्योंकि कई तरीके के जो रंग आते हैं या कोई से केमिकल्स होते लोग बाग लगा देते हैं, उससे त्वचा में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। जी हाँ, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कि स्किन केयर कैसे करें और ख़ास तौर पे होली के त्यौहार के जो रंग लगते हैं उससे पहले क्या सावधानी लें और उसके बाद क्या सावधानी लें, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर दीपक माथुर, जो कि सीनियर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। डॉक्टर दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैसे तो जो स्किन को लोग बाग सोचते हैं एक कॉस्मेटिक वैल्यू मानते हैं, स्किन को रंग के रूप में मानते हैं, जबकि स्किन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ऑर्गन है और केवल एक, जैसे किसी भी देश की एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वैसे अपने शरीर की अगर जो सिक्योरिटी है, जो प्रोटेक्शन है, चाहे वो इम्यूनिटी भी माने, विटामिन डी को लेके माने, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पर लोग बाग स्किन को एक केवल कॉस्मेटिक वैल्यू के हिसाब से मानते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा मानना है स्किन जो है वो एक तरह का मिरर है और हमारे शरीर में जो भी गतिविधियां चल रही होती हैं उनका कोई ना कोई रूप स्किन पे आता है। और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो काफ़ी समय बाद आता है, लेकिन स्किन में उनके चेंजेस दिखने लग जाते हैं। बस मरीज़ को या सामान्य जनमानस को कोई भी स्किन में एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन दिखती है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सिम्टम्स लेस कंडीशंस होती हैं। उनको तुरंत स्किन डिपार्टमेंट में किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके या कहीं भी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के उस चीज़ को इवेल्युएट कराना चाहिए। और उस इवेल्युएशन से हम बहुत सारी जो बीमारियां हैं, इंटरनल डिजीज़ हैं, यहाँ तक कि डायबिटीज़ है, आपके मैलिग्नेंसीज हैं, उनको हम वेल इन टाइम आइडेंटिफाई करके और उनको एट द क्योरेटिव स्टेज पे ट्रीटमेंट लेके क्योर कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम है लाइव है यूट्यूब पे, और जो आपके स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं 0141-270-4098 एंड 270-4999, स्किन से रिलेटेड कोई भी आपके प्रश्न हो, खास तौर पे रंगों से संबंधित, क्योंकि होली का त्यौहार है, आप डॉक्टर दीपक माथुर से जरूर पूछ सकते हैं। डॉक्टर दीपक, जैसे मैंने शुरू में बात की कि लोग बाग स्किन को एक कॉस्मेटिक वैल्यू की तरफ चलते हैं जी। पर हालांकि, और स्किन की केयर की जब बात आती है तो लोग बाग एक फेस की बस स्किन पे ध्यान देते हैं और कम बाकी स्किन पे ध्यान देते हैं। तो अगर स्किन केयर की इन जनरल में बात करता हूँ, कुछ चीज़ें काफ़ी यूज़ की जाती हैं, जैसे मॉइस्चराइजर्स हैं, जैसे सनस्क्रीन है जी। तो मैं एक चीज़ लूँगा। पहली चीज़ तो स्किन पे वॉशिंग का और सोप का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। सेकंड, जो क्रीम या मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं उसका कितना एडवांटेज है और कितना डिसएडवांटेज है? देखिए, साइंटिफिकली अगर हम स्किन के ऊपर कोई चीज़ मानते हैं तो बैक्टीरियल काउंट्स को मानते हैं, और बैक्टीरियल काउंट्स जो होती हैं साबुन से इनसे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। बैक्टीरियल काउंट जो होती है वो स्क्रबिंग से फ़र्क पड़ता है। तो आपको चाहे अपना शरीर का कोई सा भी हिस्सा आप धो रहे हैं, अच्छी तरह रगड़ के वॉश करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरियल काउंट होती है वो कम हो जाती है, कीटाणुओं की परत कम पड़ जाती है। साथ में उसके साथ में जो डस्ट है या डर्ट है या कोई बॉडी के द्वारा पैदा किया हुआ ऑयली सिक्रीशंस है वो इजीली हट जाता है। जहाँ तक आपने बताया मॉइस्चराइज़र का या सनस्क्रीन का प्रश्न है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा गार्डेड होना चाहिए कि वास्तव में हमें ज़रूरत है या नहीं। अगर हम यंग एज के अंदर अननेसेसरी मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे फेस पे तो एक्ने का इंसिडेंस बढ़ जाएगा। मॉइस्चराइज़र शुड बी यूज्ड ओनली जब इसकी आवश्यकता हो। जहाँ तक सन स्किन का सवाल है, बहुत ही सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं, हमारी स्किन की टाइप्स बताई गई हैं,
तो कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जब स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनको अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है तो उनको एपिसोडिक यूज़ करना चाहिए। भाई आज सनलाइट में ज़्यादा जाना है तो हमें टैनिंग ना आ जाए, हम सन एलर्जी कहें तो सन एलर्जी प्रकट नहीं हो जाए, इसलिए हमें सन स्क्रीन यूज़ करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को ज़रूरत हो और टाइम बीइंग के लिए ही यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है। रेगुलर यूज करने से नुकसान ही हो सकता है। नुकसान ही हो सकता है और अननेसेसरी रिसोर्सेज का भी वेस्टेज ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जो इसमें सनस्क्रीन पे मैं चाहूँगा कोई अपन ट्रेड नेम की बात नहीं करते, एक चीज़ लिखी होती है पीपीएफ या इस तरीके के शब्द लिखे हुए होते हैं, ये क्या चीज़ होती है? ये एसपीएफ कहलाता है। एसपीएफ। एसपीएफ क्या होता है? इनका प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, वो सनस्क्रीन की पोटेंसी बताता है। और आपकी सूचना के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, सनस्क्रीन जो 15 एंड अबव चाहे कितना भी हो, अल्ट्रावायलेट रेज का प्रोटेक्शन 93 to 97% करते हैं। जो भी हमारे जो कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल सनस्क्रीन आते हैं वो 93 to 97% होते हैं। ये थोड़ी सी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी मुझे लगती है, क्योंकि हमें सनस्क्रीन यूज़ करें 100% तो हमें उससे भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। 100% यूवी प्रोटेक्शन मिलता है सन ब्लॉक से, जो बहुत ही थिक और ओपेक सॉल्यूशंस होते हैं, जो आपने कई बार क्रिकेट मैचेस में प्लेयर्स के लिप्स पे और चीक्स पे देखे होंगे। वो कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल होते हैं। तो हमें सन स्क्रीन के साथ में फिजिकल मेथड ऑफ सन प्रोटेक्शन काम में लेना चाहिए। लाइक कैप लगाना है, हैट लगाना है, लेडीज़ हैं तो साड़ी का पल्लू ढकना है, चुन्नी लगानी है, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं। इससे हम अपने आप को 100% यूवी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। डॉक्टर दीपक, क्योंकि दोनों चीज़ें कही जाती हैं, एक तरफ तो अपन कहते हैं भाई विटामिन डी का अगर अपन को करना है तो आप सन एक्सपोजर में जाएं, जी हाँ, और एक तरफ होते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आपको नुकसान भी देती हैं। तो पहली चीज़ जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जी इसके कोई टाइम की वैल्यू है क्या कि इस समय अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा नुकसान देती है या इस समय का एक्सपोजर ज़्यादा नुकसान देता है और इस समय का ज़्यादा फायदा देता है? देखिए, पहली लाइन मैंने इससे पहले यही कहा था, हमें सन स्क्रीन का गार्डेड यूज करना चाहिए, नॉट ऑलवेज, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा लिटरेचर में मेंशन्ड है कि अराउंड 10 o'clock हाफ एन आवर सन एक्सपोजर जो होता है, दैट गिव्स द मैक्सिमम एफिकेसी फॉर विटामिन डी सिंथेसिस। और अगर कोई आदमी को ज़्यादा फियर है कि साहब मेरा रंग काला नहीं हो जाए, मेरे स्किन की एलर्जी है तो फेस पे एक्जिमास डेवलप सन एलर्जी के ना हो जाए, तो उनको इस तरह से बैठना चाहिए कि अपने लेग्स निकाल करके और सनलाइट में बैठ जाएं, तो विटामिन डी सिंथेसिस भी होता रहेगा और साथ में जो सन एलर्जी है या सन टैनिंग की प्रॉब्लम है उसको हम बड़े आराम से रोक सकते हैं। पर ओवरऑल आप ये मानते हैं कि जो प्रोटेक्शन, जो कपड़ों का प्रोटेक्शन है या जैसे हेड का प्रोटेक्शन है, वो डेफिनेटली अपने बॉडी के लिए ओवरऑल बेनिफिशियल ही रहता है? मैं जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जिनको बहुत सीवियर सन एलर्जी है, बट फाइनेंशियली दे लुक्स टू बी इन ए पोजीशन कि महंगे सनस्क्रीन यूज नहीं कर सकते। तो मैं उनको ये कहता हूँ, भाई आप हैट लगाइए, कैप लगाइए। एक सनस्क्रीन की जो कीमत आती है वो आपके एक हैट और कैप से तो ज़्यादा ही होती है। अपने गमछे का कॉन्सेप्ट जो अपने राजस्थान में की अगर बात करें तो वो कई तरीके का प्रोटेक्शन एक, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन भी एक स्किन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो एक जो मिसकंसेप्शन लोगों को था कि गर्मियों के अंदर कम कपड़े पहने, वो ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है कि जितनी प्रोटेक्टेड स्किन है उतनी बेटर है। डॉक्टर दीपक, जब भी बात होती है कि स्किन लोगों की अलग अलग होती है, कईयों की बड़ी मॉइस्ट स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, कईयों की बिल्कुल ड्राई स्किन होती है। तो स्किन की अगर टाइप्स की जैसे आप बात कर रहे थे, तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स की स्किन होती है? हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो फिशपैक्ट्रिक्स टाइप बता रखी है वो तो उसके हिसाब से सन टॉलरेंस के हिसाब से बता रखी है, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों की स्किन डेफिनेटली काफ़ी ऑयली होती है और ये ऑयली भी हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है, ये एज के साथ बदलती रहती है। यंगर एज में बहुत ही स्मूथ होती है और नॉर्मल होती है। जैसे जैसे अडल्टहुड आता है तो हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनसे सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में हमारी ऑयल ग्लैंड भी स्टिमुलेट हो जाती हैं, तो एकदम से स्किन बहुत ऑयली हो जाती है एंड उस समय पे एक्ने का बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ने लग जाता है। फिर एक अडल्टहुड की एज जो यूजुअली 30 के आसपास होती है, जब वो ख़त्म होती है तो उसके बाद में स्किन बैलेंस होने लगती है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है 55-60 के आसपास स्किन हमारी थिन होने लगती है, साथ में ऑयल ग्लैंड्स भी कम होने लगती है, तो स्किन ड्राई होने लगती है। एक बड़ी कॉमन लोगों को
थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है वो है कि स्किन पे मालिश कौन से ऑयल की करें। लोग कहते हैं भाई अमूमन ये माना जाता है कि नारियल का तेल जो होता है स्किन के लिए अच्छा होता है, कोई कहते हैं साहब मालिश कराओ तो आप सरसों के तेल की कराओ, अलग अलग तेल की। तो साइंटिफिकली स्किन पे नॉर्मली कौन सा ऑयल की मालिश करनी चाहिए, मसाज करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मसाज करनी है या नहीं करनी है। अगर स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है तो फिर हमें ऑयल प्रेफर करना चाहिए, और प्रेफरेंस मेरी तरफ से पेशेंट को हमेशा ही रहती है कि ऑयल शुड बी प्योर ऑयल होता है तो आपको कोई भी अडल्ट्रेशन के कारण से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नहीं आते हैं। सरसों के तेल में मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि काफ़ी अडल्ट्रेशन होता है, और कुछ लोग इसमें अडल्ट्रेशन के रूप में मिर्ची डाल देते हैं, मैन्युफैक्चरर या मार्केटिंग करने वाले कुछ लोग लहसुन डाल देते हैं उसकी पंजेंसी बनाने के लिए, बट दैट कॉज इरिटेशन टू द स्किन। सो इन वन लाइन वी कैन से विच ऑयल शुड बी प्योर। नंबर 2, ऑयल मसाज कुछ ज़्यादा रब करके और आगे पीछे नहीं करनी चाहिए। पहले हमें हमारे हेयर्स को देखना चाहिए, हेयर्स की डायरेक्शन क्या है, और हेयर्स की डायरेक्शन के अंदर जेंटली हमें लगाना चाहिए, उल्टा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि ऑयल डायरेक्शन में जहाँ पे हेयर्स हैं, और वो भी जेंटल, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए और उल्टा तो बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हेयर पुलिंग हो जाती है, और हेयर पुलिंग से क्या होता है कि फॉलिकुलाइटिस होता है। हमारे लिटरेचर के अंदर एक डिजीज़ मेंशन है, क्रॉनिक फॉलिकुलाइटिस ऑफ लैग। हमारे देश में काफ़ी मालिश का बड़ा ट्रेडिशन बहुत था, और उसके अंदर मेंशन भी है लिटरेचर के अंदर, वर्ल्ड लिटरेचर में, कि इट इज़ कॉमनली फाउंड इन इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो ऑयल मसाज पहली बात तो ज़रूरी हो तो ही करनी चाहिए। नंबर 2, जेंटली करनी चाहिए। नंबर 3, अडल्ट्रेशन फ्री ऑयल से करनी चाहिए, और हेयर पुलिंग नहीं करनी चाहिए। आप मतलब इस प्योरिटी पे ज़्यादा, बाकी ऑयल को जो भी आपको सुविधाजनक हो वो अपन यूज़ कर सकते हैं। अभी है होली का त्यौहार, और रंग लगाना तो एक अपने ट्रेडिशन के हैं, ये है ही रंगों का त्यौहार को, होली का तो रंग का ही त्यौहार है जी। 2-3 चीज़ें, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो केमिकल्स हैं या जो परमानेंट कलर्स हैं उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रेफरेबली गुलाल अपने जो ऑर्गेनिक जो है उसको यूज़ करना चाहिए, पर फिर भी रंग यूज़ हो जाता है जी। जैसे कहते हैं द एंटीसिपेटरी वेल, प्रिवेंशन के हिसाब से अपन कुछ चीज ऑयल या कुछ चीज लगाना आप सजेस्ट करते हैं क्या कि आप पहले से लगाएं जिससे वो ज़्यादा स्टिक नहीं हो पाए? देखिए, क्या होता है कि रंगों के त्यौहार में हालांकि हम लोग एक दूसरे के प्रति आदर या स्नेह व्यक्त करने के लिए कलर लगाते हैं, लेकिन इसमें कई बार गलत काम भी हो जाता है, तो हमें एक बैरियर कुछ ना कुछ लगा लेना चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि कोई गड़बड़ दोस्त आने वाला है और वो उल्टे सीधे कलर लगाएगा, तो हमें क्या है, बैरियर क्रीम्स आती हैं और उसमें साइमेथिकॉन और कैलामाइन के कॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत सारी मार्केट में आती है, उनको यूज़ करना चाहिए। और तो और क्रीम्स भी ना यूज़ करें तो हम कोकोनट ऑयल हमारी बॉडी पे लगा लें। उससे क्या होता है कि एक बैरियर बन जाता है हमारे स्किन और कलर्स के बीच में। ये तो हो गया दूसरे वाले से बचने के लिए। अब हमारा भी दायित्व बनता है कि हम होली अच्छी खेलें, और होली के अंदर हमें क्या होता है कि जितना हो सके वेजिटेबल सोर्स से डराइव्ड गुलाल का उपयोग करना चाहिए। मैं कुछ समय पहले लिटरेचर गुलाल के ऊपर देख रहा था, तो बहुत अच्छा लगा कि एक CSIR जो सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल बायोलॉजी बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, उन लोगों ने आप देखिए वेजिटेबल फूलों के पत्तों से गुलाल बनाई है, और वो मार्केटिंग भी करते हैं। बिल्कुल, वैसे तो फूलों की होली लोग आजकल खेलने लग गए हैं, पर ऑर्गेनिक हो गया टोटल सारा। गुलाब है, गेंदा है, और ये आपके कचनार है, इनके फ्लावर्स की और जो उनसे डराइव कलर्स की वो जो गुलाल बेचते हैं वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कचनार जो है यह हमारा अयोध्या का स्टेट ट्री हुआ करता था त्रेता युग के अंदर। तो जब भगवान राम की पहली होली हुई थी तो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कचनार के फूलों से गुलाल बना के भगवान राम के साथ राम मंदिर अयोध्या में होली मिलन प्रोग्राम किया था।
तो हमारा देश काफ़ी रिच है फ्लावर और इसमें आइडियोलॉजी में, तो हमें हमारे हिसाब से ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और हमारा स्नेह और आदर जो है उस तक बहुत अच्छी तरह से पहुँचे। एक होता है कि कई बार ना चाहते हुए भी ऑयल अपने जो कलर्स हैं, जो पक्के जिसको अपन रंग बोलते हैं, या कई बार और भी चीज़ें हैं, पेंट हैं, कई बार तो वार्निश, मतलब कई सारी चीज़ें अब यंग एज में लगा देते हैं लोग बाग और लग जाती हैं। हालांकि उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि मन खराब से लगाया, पर यंग एज में चीज़ें हो जाती। अब एक बार वो लग गई, जी हाँ, अब व्यक्ति उसको रगड़ना शुरू करता जी है, हाँ। पत्थर से रगड़ता है, मतलब कई चीज़ों से, साबुन से तो वो हटती नहीं है। क्या सजेस्ट करते हैं आप कि भाई टाइम से धीरे धीरे करके चले जाएगा, या आप उसको पहले दिन ही रगड़ रगड़ के साफ करें? देखिए, मेरा तो इसमें व्यू बहुत अलग रहता है। आप एक बार ऑर्डिनरी साबुन और उनसे कर लीजिएगा क्लीन, नहीं होता है तो क्या होता है, हमारी स्किन का टर्नओवर होता रहता है। हाँ जी। और स्किन केरेटिनाइजेशन प्रोसेस से स्किन हमारी रिप्लेस होती रहती है। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये चली चले जाती है, जाते, जैसे टैनिंग होती है। यस, तो ये अपने आप चली जाती है। और मैंने अपने लाइफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंस हुआ था बहुत पहले टोंक के अंदर, और मुझे और मेरे एक सीनियर थे, उनको टोंक गवर्नमेंट ने इमीडिएटली रवाना किया होली के दिन। वहाँ पर किसी लड़के ने वहाँ के जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति थे उन सबके पता नहीं कहाँ से वो इलेक्शन इंक ले आया, वो किसी लगा चोरी करके उसने किसी के टीका बना दिया, किसी के मूंछ बना दी। और जब वो लोग सब होली के बाद में नहा धो करके जब मिले सब लोग, तो किसी के मूंछ रह गई, किसी के टीका रह गया। उनमें से बहुत से लोग एसएमएस भी बाद में आए, किसी की ज़्यादा गहरी लग गई तो हल्के से स्किन में बर्न भी हो गए। लेकिन वो सब हमने उनको ट्रीट किया, फिर हमने उनको यही समझाया कि भाई समय अभी से ठीक होगा। डिस्क्रिमिनेशन से ही अपने आप गिरेगा। मतलब उसको रगड़ने की या कोई डैमेज कोशिश स्किन नहीं करने की करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम रब करते हैं ना, तो स्किन में कई बार एक्जिमा बन जाता है, कई बार स्किन छिल जाती है तो वुंड्स बन जाते हैं। तो हमें नेचर ने हमारी स्किन को इतना अच्छा बनाया है, इतना साइंटिफिकली बनाया है कि ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर दीपक, जैसे आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया एक्जिमा, और ये जो डर्मेटाइटिस या स्किन की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। लोगों के इन्फेक्शंस तो समझ में आते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी समझ में आते हैं, लोगों को लगता है इसका इलाज लेंगे और पूरा ठीक हो जाएगा। पर दो बीमारियां मैं इसलिए कि बीच में जब बात अपनी छिड़ी तो पूछना चाहूँगा। पहली चीज़ तो एक्जिमा, जी हाँ, दूसरी चीज़ सोरियासिस नाम की बीमारी होती है। व्यक्ति कहता है एक बार ये शुरू हो गई जी हाँ। तो ये रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। तो अगर एक्जिमा की अपन बात करते हैं, सीजनल वेरिएशन कितना रहता है, और क्या पूरी भी ठीक होती है नहीं होती? देखिए, एक्जिमाज जितने भी होते हैं वो सब ठीक हो सकते हैं। बनस्पत बेसिक चीज़ जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको पेशेंट के साथ डिस्कशन करके ये अप्रोच रखनी चाहिए कि एक्जिमा है किस कारण से, कारण ढूंढना जरूरी, कारण ढूंढना जरूरी है। और जब तक कारण ढूंढने का काम नहीं करेंगे तो पुरानी वाली जो ये मिथ्या है ना कि एक्जिमा ठीक नहीं होते, वो ठीक इसीलिए नहीं होते कि हम कारण पे फोकस नहीं करते। और हमारे एक्जिमा जो होते हैं वो ब्रॉडली दो तरह की चीज़ों से होते हैं, या तो बाहर से कोई संपर्क में टच होने वाली चीज़ें, या हवा में उड़ के आने वाली चीज़ें, या सूरज की रोशनी की अल्ट्रावायलेट रेज। ये दे आर द एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ दिस एक्जिमास। दूसरे एक्जिमा होते हैं हमारे इंटरनल कॉजेज से, जिसमें खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, कलर्ड आइटम्स या कुछ फूड आइटम्स। तीसरा सांस के द्वारा इनहेलेशन से जाने वाली चीज़ें। और चौथा एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है स्ट्रेस। हाँ। स्ट्रेस इनको हम लोग एंडोजिनस एक्जिमा कहते हैं। तो मैं तो पेशेंट को बहुत ही साथ बैठा करके अच्छी तरह से उनको कहता हूँ कि ईचिंग जब भी हो तो आप एक डायरी मेंटेन करिए, डेट एंड टाइम लिखिएगा, और लास्ट 6-7 आवर्स के बीच का एक्सटर्नल और इंटरनल चीज़ें नोट करके रखें। उससे हम एक्जिमा की रूट कॉज पे पहुंच जाते हैं। इधर से हम ट्रीटमेंट देते हैं, फिर आगे प्रिवेंशन के लिए मतलब ये मिथ ही है, अगर आप सही तरीके से इलाज कराएं तो पूरा ठीक हो सकता है। जैसे अभी आपने बात करी स्ट्रेस, आजकल जितनी भी डिजीज हैं उनको लाइफ स्टाइल से कोरिलेट किया जाता है। मैं तो अगर पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट बात करता हूँ तो जो जने अच्छी लाइफ स्टाइल लीड करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन रखते हैं, प्रॉपर मील लेते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, उनकी स्किन प्रॉब्लम्स होने के
और जो नहीं करता, कितना फर्क है? बहुत है, बहुत है। यूथ एज के अंदर हम बच्चों को पहले दिन से यही कहते हैं कि बेटा पढ़ो, कंपटीशन की तैयारी करो। उधर से बच्चे बहुत ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। दूसरा, हम उनको फूड के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं करते कि क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। दे ऑल, आजकल इतने इजी सिस्टम अवेलेबल है। हाँ, जंक फूड और ऑनलाइन मंगाने का इतना ट्रेंड है, तो बच्चे एक्नी की बहुत सीवियर एक्नी लेकर के हमारे पास आते हैं, क्योंकि स्ट्रेस एग्रावेट्स द एक्नी एंड हाई कैलोरी फूड्स जिसमें ऑयली एंड स्वीट्स दे आल्सो एग्रावेट द एक्नी। तो हमें उनको, बच्चों को पूरा हमें समझाना चाहिए कि भाई किस तरह से आपको अपने आप को मैनेज करना है। जहाँ तक अडल्ट एंड ओल्ड एज का सवाल है, स्ट्रेस रहने से मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिर्मेटोसिस का कोई पेशेंट आता है कि भाई आप ज़्यादा स्ट्रेस करने से आप अपना जो भी काम है उसको जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते, वो तो अपने तरीके से होगा। स्ट्रेस करेंगे तो आपकी बॉडी को डैमेज होगा, और अपनी खुशकिस्मती ये समझिएगा कि स्किन डिजीज़ हो गई, इसमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग का फियर नहीं है, बनस्पत की कार्डियक डिजीज़ कुछ हो। इसलिए आप अपने आप को ये समझाने की कोशिश करें कि स्ट्रेस फ्री रह करके, रिलैक्स होकर के मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। डाइट, क्योंकि समय कम है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सभी डिजीज़ में। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं खाने में? हाइड्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन स्किन की हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल रहता है। डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें खाएं जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग रहे? देखिए, स्किन ग्लोइंग अगर अपना ब्रॉडली बात करें तो हमें बैलेंस डाइट पे जाना चाहिए। और बैलेंस डाइट के मैं 3 कंपोनेंट सजेस्ट करता हूँ मेरे पेशेंट्स को, कि आप हमेशा आयरन कंटेनिंग फूड आइटम्स ज़रूर लें जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। तो अपने डेली मील के अंदर हमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर लेना चाहिए। नंबर 2, प्रोटीन कंटेनिंग फूड आइटम्स, जिसमें हम लोग जनरली दालें हो गई या कभी कभार पनीर हो गया, इसका सेवन करें। मैं बहुत ब्रॉड बातें कर रहा हूँ। तीसरा, हमें इसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स, इसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स के लिए हमें सलाद का इंटेक रखना चाहिए। सलाद जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या मैस में खाना खाते हैं, उनको मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा कि सलाद को रनिंग वाटर में 2-3 बार वॉश कर लें। खुद काटें या मैस में रखा गया है ग्रुप के लिए तो उसको 2-3 बार रनिंग वाटर से वॉश कर लें। प्लस एक सीजनल फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए। आई थिंक हम अगर आयरन, प्रोटीन्स और इसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स हमारी डाइट में रख लेंगे तो दिस इज द बैलेंस डाइट। इससे भी ज़्यादा स्किन की बात करते हैं, स्किन ग्लोइंग की या स्किन पे ब्राइटनेस लाने की, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पॉजिटिव थॉट अपने मन में रखा करें और अपने आप को, अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करें, तो उसका असर हमारी स्किन पर बहुत सुंदर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर दीपक माथुर ने बरतें और स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जो अपन रंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी को तकलीफ ना दें। डॉक्टर दीपक माथुर, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। तेरी आया है तो जाएगा। आखिरी स्टेज याद रहे, सभी चले गए, नहीं रहा है कोई यहाँ पर, ना कोई रहने आया है। 4 दिनों की चटक चांदनी, फिर अंधेरा छाया है। रात बिताकर दिन होता है और शाम के बाद सवेरा है, रोज का ही नियम है। नहीं ठिकाना जीवन का, बस चिड़िया रैन बसेरा है। भज भगवत का नाम, छोड़ अभिमान, बारे बलमू थी पड़ी रही सुरसर के रेत, मैदानी कजरी है। कहते हैं आया है तो जाएगा, यही सत्य है। तू सोचो अभिमानी मन, चेतो अब चेतो, दिवस तेरो नियराना है। कर से करुदान मान, मुख से जपु राम नाम। ये कब काम आता है कि वाही दिन आवे काम, जाही दिन जाना है। जाते समय वही नाम काम आता है। नदिया है अगम तेरी, सूझत नहीं आर पार। अब बूढ़त हो बीच धार, अब क्या पछताना है। हेरे अभिमानी
झूठी माया संसारी गति, मुट्ठी बांध आया है तो खाली हाथ जाना है, क्यों कि दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। दुनिया 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 दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। कैसे समझ में आएगा? कह चित दे समुझे, चित दे समुझे कोई अलबेला, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया अपनी करनी। गौर करेंगे, जो हम करते हैं चाहे गुरु जी हैं चाहे चेला हो, अपनी करनी पार उतरनी, गुरु होए चाहे चेला, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है। सारे गा गा गबद बग गरे पग सारे गसा पानी गरे पानी गरे पानी रे सा, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया गौर करें, कंकड़ चूनी चूनी, कंकड़ मिट्टी का है, मिट्टी भगवान ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, लेकिन कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन। हाँ बोल से मेला 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 मेला, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। और क्या कहे, महल बनाया महल बनाया महल बनाया महल बनाया, किला चुनाया खेलन को सब खेला, चलने की जब बेला आई, चलने की जब बेला आई, तो सब तजी चला अकेला, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का। हाय मेला मेला मेला, दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला, है मेला, है मेला दर्शन का। बटियाली तुम दर्शन का, दर्शन का मेला, दुनिया 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 दर्शन का मेला, दुनिया दर्शन का मेला। तुम ना
कुछ लेकर, ना कुछ लेकर, ना कुछ लेकर, ना कुछ लेकर आया बंदे, ना कुछ है यहाँ तेरा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, संग न जाए अधेला दुनिया, दर्शन का है मेला दुनिया, दर्शन का है मेला दुनिया। अलबेले राजस्थान सगळा दर्शक भाई बहना राम राम सा और होली की घनी घनी बधाइयां और शुभकामनावां। आज होली को जो रंगीलो त्योहार है, पूरी दुनिया के मायने अपने की होली है भी की बढ़ाइयां कर रिया है, लोग मना रिया है, मन हर्ष और आह्लाद के साथ जी रिया है। और जीवे भी क्यों कोनी साहब, वो मन को सीधा सीधा जुड़ाव वाला त्योहार है। और किया भी करे कि दिवाली दिवला जगह और होली सो नहीं और तीज तिवारा बावड़ी और लेडू भी गणगौर चार त्योहार मुख्य है। जिसमें कह के दिवाली नो दीवा जोया जाए, होली जियान को संसार में दूसरो त्योहार है ही नहीं, तो दूसरो त्योहार ई जियान को नहीं है वो त्योहार आएगो। और वे के लिए कहे कि इन धरती रो फागन उठो, फागण के पूनम के दिन वो त्योहार कि इन धरती रो फागन उठो सारी दुनिया जाने है, और इन रो फागण गीत दवाणा सगड़ा लोग बखाने है। अरे भांत भांत रो रंग रंगीलो इन रो फागण मतवाड़ो, और इन महीने में शब्द आता है कंजूसी रे देताड़ो। अरे गीत प्रीत रो वह गठ जोड़ो राता चंग बजीजे है, वागी तारी रागा में ही रूठी गोर मनीजे है। और हुए दमीड़ो जन गिदड़ो उमर छोत मिट जावे है, और बूढ़ा बूढ़ा नाना टाबर मोटारा संगावे है। एक मैंने बूढ़ा टाबर जवान सारा का सारा साथ के मैंने पूरा आनंद ले संगीत की महफिला का। और देखा पर राजस्थान का रंग, आप ब्रिज का नहीं जावा तो लठ मार होली, मेवाड़ का उदयपुर का मेनार का नहीं जावा तो तलवारा की गेर, मारवाड़ का बालोतरा का कनाना का नहीं जावा तो डंडा की गेर, शेखावाटी का नहीं जावा तो चंगा की गेर, आपा चलिया जावा अगर भिनाई का नहीं तो कोड़ा मार होली, देव आपा चलिया जावा पुष्कर का नहीं तो गाबा फाड़ होली। होली का भांत मतीला रंग है। आज धरती है, वो आकाश है, वो आबो है, वो चांद है, वो सूरज है, वो सारों को सारो जिका प्रकाश जगमग है वो है भवानी को प्रकाश। और आप कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करा, कोई भी अपना मांगलिक उत्सव मनावा तो सू पहले गणेश जी महाराज और गणेश जी की जन्मदात्री भवानी की आप वंदना करा। और आओ भवानी की वंदना के साथ आज का ये होली का त्योहार का संगीत की मैं पहले भी क्या आप शुरुआत करा। और आओ तने सिमरू ये मात भवानी एक शेखावाटी की प्यारी सी धमाल के साथ आज का अलबेलो राजस्थान की शुरुआत करा सा।
बाण लाग्यो रे सगती रे लिचमण के। अरे लिचमण ने जीवावे जी ने आधो आधो राज दे मारे, आधो आधो राज सवाई धरती। जब भ्राता लक्ष्मण के बाण लगे, भगवान राम जी कहीं व्याकुल हो जाए है, कहीं विबलता हो जाए है, और हनुमान जी से आग्रह करे कि संजीवनी बूटी लियार मारा बीरा ने पाछो जीव तो कर। और एक बियान का भावा से भरेड़ी करुणा, भक्ति और भगवान प्रभु राम की भारत की आत्मा है, बाक्य करुणा का उद्गार से भरेड़ी एक धमाल। लिचमण कह रे बाण लग्यो सगती, लग्यो रे सगती, गिरो रे सगती।
राजस्थान में कुप्रथा भी है, लेकिन देखी जाए तो एक मर्यादा और एक परंपरा भी है, वो है घूंघटो। अब घूंघटा का माने जब नई वधु है और नई वधु की तरफ भी को पति देखना चाहे तो वो तो डायरेक्ट खुद तो कह नहीं सके, और वो आपका छोटा भाई का माध्यम से आपकी घराड़ी ने एक मैसेज दे रही है, और वो देवर ने भेजे, और देवर गीत का माध्यम से कहे कि घूंघट खोल दे भाया की भावज बीरो तरस है, वो मारो बीरो है, तारो दीदार करवा के लिए, तारो उणियारो देखवा के लिए, तारो मुकड़ो देखवा के लिए तरस रही है, एक बार थोड़ो सो घूंघटो उठाए और बिना दर्शन दे दे। क्योंकि आपने राजस्थान में परंपराओं में मर्यादा बहुत है, अगर आमने सामने पति पत्नी भी मिल जाए तो रामाश्यामा भी नहीं कर सके, और रामाश्यामा नहीं कर सके और भी पत्नी की एक हुक वगे मैं मेरे पति से नमस्कार करूं, पिसु मुजुरो करूं, तो वह कहीं के कि साहिब थारे घर का सारा लोग है, मां के सामने नमस्कार नहीं कर सके तो बहाना का माध्यम से वह क्या करे कि साहिब थारे कारणे मैं तोड़ू नौसर हार, अरे लोग जानसी मोती चुगे और मैं झुक झुक करूं जुहार, मैं झुक झुक करूं जुहार। तो अपनी राजस्थानी मर्यादाओं सु प्रेम सु लबरेज एक गीत आपा देखा, घूंघट खोल दे भाया की बाबत वीरो।
फागण का गीत गबड़ा जका गीता का प्रति बहुत ज्यादा रुझान रखे बन किया करे रसिया, और जब फागण को मेनू आ जाए तो आपका दोस्ता मित्रा के सागे जाए और गीता का माने ईयन का मशगूल हो जाए, चाहे ताजा ही ब्याह बियड़ो है बिकी परिणेतर मेला में भी ने उड़ी करी है बिके लिए तरस रही है, फिर भी वो दोस्तों के साथ गीत गाड़ कार्य है। 20 स्थिति गमाए बिकी जी परिणेतरण है, नई नई बिकी वधु है जी कहीं कह रही है, चांद चढ़ो गिगनार किरत्या ढलई आधी रात पिवजी, अब तो घरा पधार मारूणी थारी बिल के छे जी बिल के छे। तो एक जगह को परण्यू बारा आपका दोस्तों के साथ मद सकियो महफिल कर रही है, अरबी की परिणेतरण भी उड़ीक रही है, बिकी उड़ीक कमाए कहीं पीड़ा है कहीं दर्द है, यहाँ को एक मीठो सा गीत भाई बहना होली की रामाश्यामा के साथ एक आज को दिन और कारण से भी महत्वपूर्ण है। आज के दिन हिंदी सिनेमा के इतिहास की पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई, और आलम आरा रिलीज हुई के बाद में आज आज दिन तक आप सिनेमा की यात्रा देखा अपना जयपुर के मायने पिछला ही दिन आईफा अवार्ड भी हो और कई उत्सव पूरी दुनिया का माय चर्चित रही, लेकिन भी की शुरुआत भी की नीम जी की फिल्म सु रखी जी बा फिल्म ही आलम आरा बा भी आज के दिन रिलीज हुई, वो भी अपने सिनेमा के लिए अपने भारत के लिए गर्व को विषय है। तो फिल्म की बात करता करता साथ ही आप चला फिर आप अपना अलबेला राजस्थान का जगह अनोखा रंग है बाकी तरफ, और आपने राजस्थान के हर तरफ एक न्यारो न्यारो रंग है। आप मेवाड़ के मायने उदयपुर जिला का मेनार गांव के मायने एक जगह है मेनार भी का मायने तलवारा की गेरवे। आप बालोतरा का कनाड़ा गांव में चले जावा तो बठेंगे जी की डंडा की गेर है बा बहुत फेमस है। आप शेखावाटी की चंगा की गेर बार बार देख ही रही हैं, तो आओ देखा एक बार आप वो गेर नरते जिखा के मायने एक योद्धा का हाथ सु तलवार छूट जाए तो वो की प्रकार से युद्ध लड़े, और बिकी एक रंगीन जी की छटा है बिने के गेर नरते। आओ मारवाड़ी का निचाला और देखा आप गेर नरते।
जब होली की बात वे और रास की बात नहीं वे आ तो वही नहीं सके। ये होली की परंपरा की शुरुआत भी अगर खेलबा की आप देखा तो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला सुवी। वह शरद पूनम की राता होती है। शरद पूनम की राता में भगवान श्री कृष्ण जब 16,108 गोपिकाओं के साथ रास रचाता भी रास को जो समूह है वो ही है साहब आज की होली को रंग। 11 रस कविता के माए हुआ करे और एक रस को मतलब है एक दाणु। आप सगड़ा जानो कि एक दाना ना आपा दाणु का, लेकिन जब बात दाना को ढेर लगा दिया तो भी दाना का ढेर न कहीं क्या रास। तो 11 रसा को जो समूह है वो भगवान श्री कृष्ण आपका नृत्य के माए प्रस्तुत करता और भी कोई नाम हो रास। रास कुंदन में ठहरायो सखियां करे पुकार सामरो अब तक नहीं आयो। आपने अलवर का राजा बख्तावर सिंह जिका चंद्र सखी का नाम सु कहीं प्यारा प्यारा ब्रज का गीत लिखा। रंगमत डारे रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे होली खेले तो सांवरा बरसाना में आजे रे अरे राधा रुकमण ने संग ले तो आजे रे रंगमत डारे रे। तो आप चला ब्रज कानी और देखा ब्रज की बा काई फूटरी मन मावणी फूला की होली। हो 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 होली है अरे रे 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 होली है हो 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 होली है अरे रे 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 होली है। भाग खेलन वाली साने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन वाले साने में आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। हरि नटवर नंद किशोर लाला नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर लाला नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। घेर लई सब गली रंगीली घेर लई सब गली रंगीली छाय रही सब छटा नीली छाय रही सब छटा छवि। डफी ढोले जय हो डफी ढोले जय हो ढोल मृदंग बजाए हैं बंसी की घन घोर। भाग के बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। आई गई होली राधे। रही चोटी ग्वाल ढालन पे रही चोटी ग्वाल ढालन पे रही चोटी ग्वाल ढालन पे रही चोटी ग्वाल ढालन पे। केसर की चुमलो गालन पे केसर की चुमलो गालन पे। हाँ केसर की चुमलो गालन पे केसर की चुमलो गालन। जल हरियल जल हरियल जल हरियल पास मंगाए हैं काजर की कोर। भाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। इन्हें गलियन काम कहा तेरो इन गलियन काम कहा तेरो इन गलियन। अरे इन गलियन हमें इन गलियन अरे इन गलियन हमें इन गलियन काम कहा तेरो इन गलियन। इन गलियन काम कहा तेरो इन गलियन।
सखियन ने पकड़े गिरधारी, सखियन ने पकड़े गिरधारी, सखियन ने पकड़े गिरधारी, सखियन ने पकड़े गिरधारी, नरते श्याम बनाए दिए नारी, नरते श्याम बनाए दिए नारी, नरते श्याम बनाए दिए नारी, नरते श्याम बनाए दिए नारी। निकट जय हो, जय हो, निकट लहंगा पहरायो है, आज तेरे जोर गान के नंबर आए हैं रघुनंदन के दो, भेज के द्वारे अपनी ससुराल, खिले होरी श्री गिरिधारी, होरी राधे भेज के द्वारे अपनी ससुराल, खिले होरी श्री गिरधारी। हरी अति गई अटा अटारी रे, लाला अति गई, हमने लाला अति गई अटा अटारी, अति गई चौपाल, अति गई चौपाल, खिले होरी श्री गिरधारी, राधे के द्वारे अपनी ससुराल, खिले होरी श्री गिरधारी। बोलो होरी के रसियान की जय हो। बैठ विमान देव तारे, लाला बैठ, हमें लाला बैठ विमान देव तारे, हरि बैठ विमान देव तारे, लाला बैठ, हमें लाला बैठ विमान देव तारे। यदा यदा हि धर्मस्य गिलानि भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थये संभवामि